हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे 4th ग्रेड माइनर टेस्ट 3 का सॉल्यूशन अपन देखने वाले हैं। 2 अपन कंप्लीट कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। साथियों, आज तीसरा बात करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल क्या दे रखा है? पहला सवाल दे रखा है कि 800 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 1000 रुपये हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, वो पूछा गया है। देखो साथियों, इसमें आपको पी दे रखा है। पी कितना है? 800 आ जाता है। और बात करें आपके पास में सी आई, ठीक, सॉरी एस आई कितना आ जाएगा? इसमें से 800 में से ये है 800 है, ये 1000 में से घटा दो तो आपके पास में कितना बचेगा? 200 बच जाएगा। ठीक है। और टी है वो आपके पास में कितना दे रखा है? 2 वर्ष दिया गया है। तो सीधा सा है, फॉर्मूले में पुट करो। फॉर्मूले में पुट करने के बाद में आपके पास में आ जाता है। फॉर्मूला क्या होता है? एस आई बराबर होता है पी आर टी बटा 100 होता है। ठीक है। इसको अपन जब सही तरीके से लगाते हैं अपने को आर की वैल्यू निकालने के लिए, तो क्या आएगा? एस आई गुणा 100 बटा आ जाता है पी गुणा टी आ जाता है। बराबर का क्या आएगा साथियों? ये आ जाता है आर। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं अपने पास में से। क्या क्या दे रखा है? एस आई की वैल्यू कितनी है साथियों? 200 दे रखी है। और 100 वैसे के वैसे यहाँ पर उतार देते हैं। पी की वैल्यू आपके पास में 800 आ जाती है। और टी की जो वैल्यू है साथियों, वो 2 वर्ष दी गई है। तो जब इसको अपन काटते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता है। ठीक है। और ये इससे कट जाता है, तो आपके पास में कितना आएगा? ये आएगा 12.5%। ऑप्शन नंबर पहले वाला आपका सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं साथियों। दूसरा सवाल दे रखा है कि एक राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 7/8 है। वार्षिक ब्याज दर क्या होगी, वो पूछा गया है। देखो साथियों, अपन बात करें, यहाँ पर से मूलधन है उसको मैं पी मान लेता हूँ। फिर बाद में एस आई कितना दे रखा है? इसने बता रखा है कि 7/8 है। पी उसका एस आई आपको देखने को मिल जाता है। आर बात करें तो साथियों आपको फाइंड करनी है। डी आपके पास में 5 दे रखा है। तो सेम अपने को पी आर टी वाले फॉर्मूले में पुट करना है। एस आई की वैल्यू आपके पास में कितनी थी? 7/8 पी थी इजिकल टू पी की वैल्यू पी अपने को रखनी है। आर की वैल्यू अपने पास में से आर फाइंड करनी है साथियों। और 5 अपने पास में दे रखा है, अपॉन का 100 आ जाता है। ठीक है। जब इसको आप सोल्व करते हो तो आपके पास में क्या आएगा? यहाँ पर आएगा आर बराबर 7/8 गुणा 20 आ जाएगा साथियों। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में आर की वैल्यू आएगी 17.5%। ऑप्शन नंबर दूसरे वाला सही रहेगा। ठीक, एकदम सरल सरल सवाल है, एकदम बढ़िया तरीके से मैं बता रहा हूँ साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर बताई गई है। मतलब कि आर बराबर आपके पास में टी पहले से बताया गया है। तो या फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि मैं आर को टी के बराबर, या फिर आर है उसको मैं टी को भी आर के बराबर लिख सकता हूँ। ये बात यहाँ पर इसने कही गई है। साथ ही बात करें तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, वो पूछा गया है। देखो साथियों, अपने पास में से मूलधन है वो अपने पास में कितना दे रखा है? मैंने इसको पी मान लिया। एस आई के बारे में बात करें तो आपके पास में 16/25 पी दे रखा है। बाद में आप क्या करोगे साथियों? आपके पास में पी आर टी वाला फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर से एस आई कितना है? 16/25 पी दे रखा है। और पी मैंने पहले मूलधन माना है। और यहाँ पर से क्या है? रेट है वो आर मानी गई है। और जो समय है उसको भी मैंने आर के इक्वल मान लिया गया, क्योंकि बता रखा है। ठीक है, बटा 100 आ जाता है साथियों। अब बहुत सारे भाइयों के दिमाग में सवाल आएगा कि मैंने आर के बराबर क्यों माना? तो भाई अपने को रेट फाइंड करनी है, इसलिए आर के बराबर अपने माना। ठीक है। यहाँ पर से जब आप सोल्व करते हो, जैसे ये पी से पी कैंसिल हो जाएगा इधर, तो आपके पास में क्या बचेगा? 16/25 बराबर आपके पास में R²/100 बच जाएगा साथियों। ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो R² बराबर आपके पास में कितना आएगा? 16 गुणा 100/25 आ जाएगा साथियों। और जब आप इसको सोल्व करते हो तो ये 25 4 से कट जाएगा, 64 आ जाएगा। R² बराबर आपके पास में 64 आ गया साथियों। तो आर की वैल्यू क्या आई साथियों? ये आ जाती है आर की वैल्यू 8 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर तीसरे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं।
नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि एक निश्चित राशि पर 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष तथा 6 वर्ष साधारण ब्याज का अंतर 25.8 है, तो राशि क्या होगी वो पूछा गया है साथियों। ठीक है, सबसे पहले मैं मान लेता हूँ जो मूलधन है उसको मैंने P माना। ठीक है, 5 वर्ष के बारे में बात करें तो 5 वर्ष का 6% पूछा गया है, तो कितना आएगा साथियों। सबसे पहले SI5 मान लेते हैं, तो P का P मान लिया गया। रेट है 6% दे रखी है, समय 5 दे रखा है, बटा 100 दे रखा है। आपके पास में 30P बटा 100 आ जाता है। ठीक है, सेम अपने पास में से 6 वर्ष के बारे में बात करते हैं। 6 वर्ष के बारे में बात करें तो साथियों 6 वर्ष के अंदर से क्या दे रखा है, यहाँ पर से जो रेट है वो भी 6% दे रखी है। सेम टू सेम अपने को यहाँ पर से 6 वर्ष के लिए निकालना है, तो P गुणा फिर बाद में 6 गुणा 6 बटे आ जाता है साथियों कितना, 100 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर से जब आप निकालोगे तो आपके पास में 36P बटा 100 आ गया। ये ऊपर वाला 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस अपन बात करते हैं। 30P बटा 100 माइनस का 36P बटा 100 को जब आप निकालते हैं तो आपके पास में इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 25.8 आएगा। कितना आएगा साथियों, 25.8 आ जाता है। ठीक है, ये इसके बराबर दे रखा है यहाँ पर 25.8। अब देखो इनका जो अंतर अपन निकालते हैं तो ये किसके बराबर आ जाएगा साथियों, ये आ जाता है, देखो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ये बता रखा है 25.8 बता रखा है। ठीक है, बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर से करेंगे इन दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे, 6P बटा 100 बराबर आपके पास में 25.8 बता रखा है। ठीक है, यहाँ पर से आप P की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, तो P की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 25.8 गुणा 100 बटा आ जाता है साथियों 6 आ जाता है। जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास में P की वैल्यू आएगी 430 रुपये। ऑप्शन नंबर दूसरे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट बात करते हैं कि 5 वर्षों में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में वह 5 गुना हो जाएगी वो बताया गया है। देखो साथियों अपन इसको किस प्रकार से करेंगे, आपके पास में समय दे रखा है 5 वर्ष दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर से वो क्या कर रहा है कि स्वयं की 3 गुना हो जाएगी। 3 गुना निकालेंगे तो अपने पास में तो 1 गुना तो उसका प्रिंसिपल हो जाएगा और 2 गुना उसका ब्याज हो जाएगा। यहाँ पर से कितना हो गया साथियों, ये ब्याज हो जाता है 2 आपके पास में देखने को मिल जाता है। अगर इसको 2.5 वर्ष में उसका ब्याज कितना हो जाएगा, 2.5 वर्ष में साथियों उसका 1 गुना आपको ब्याज देखने को मिलेगा। ठीक है, बाद में बताया गया है साथियों कि 5 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी, तो सीधी सी बात है साथियों कि मतलब कि अपने को 4 गुना निकालना है। 2.5 गुना 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में कितना आएगा, ये 10 वर्ष में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरे वाला सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि 2500 रुपये की राशि चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 8100 रुपये हो जाती है, 4 वर्ष पश्चात राशि क्या होगी वो बताया गया है। इस सवाल को अपन क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर से आपके पास में से A बराबर आप जानते हो P इंटू 1 प्लस का R बटा 100 और साथ में T आ जाता है, ये आप जानते हो। यहाँ पर A की वैल्यू आपके पास में कितनी दे रखी है साथियों, 8100 दे रखी है। T की वैल्यू 2 वर्ष दे रखी है और P की वैल्यू आपके पास में 2500 दे रखी है। जो भी चीज़ें दे रखी हैं वो आप यहाँ पर समीकरण में रख दो। आपके पास में क्या क्या दे रखा है, A की वैल्यू 8100 दे रखी है और P की वैल्यू 2500 दे रखी है, 1 आ जाता है और साथ में ही क्या गया, R बटा 100 आ गया, पावर आ जाता है साथियों 2 आ जाती है। ठीक है, अभी क्या कर रहा है साथियों, ये 2 वर्ष के बारे में अपन निकाल रहे हैं, तो इसको अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, 8100 बटा 2500, ठीक है, बराबर का 1 प्लस का R बटा 100 की पावर 2 आपके पास में लिख दिया जाता है। यहाँ पर क्या करोगे, ये 2 0 से 2 0 कट जाता है, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो 81 बटा 25, ठीक है, बराबर का 1 प्लस का R बटा 100 की पावर 2 आ जाती है। बाद में ये कह रहा है कि 4 वर्ष के बारे में बात करें तो 2 तो ये था ही, तो इसका स्क्वायर कर दो। ये लो भाई, इसके तरफ दोनों तरफ अपन स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ आपने स्क्वायर किया तो आपके पास में क्या निकल कर आया, 81 का जब स्क्वायर करते हैं तो आपके पास में निकल कर आता है 65 61 बटा आ जाता है 625, ठीक है, और बराबर 1 प्लस R बटा 100
क्या आएगा 1 प्लस आर बटा 100 की पावर कितना आ गया साथियों 4 आ गया यहाँ पर। अब आगे इसको सोल्व करते हैं तो 625 है, इस 625 के बराबर आपके पास में 2500 दे रखा है साथियों। तो यहाँ पर से अपन क्या निकालेंगे, यहाँ पर से निकालेंगे देखो 4 वर्ष के बारे में निकालते हैं। सबसे पहले बात करें तो देखो 6561 है, ये 1 साल का आपको देखने को मिलेगा। और 4 वर्ष के बारे में बात करें तो 4 वर्ष के बारे में कितना जाता है साथियों 6561 को आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो आपके पास में कितना जाता है, ये आएगा 26,224। कितना आएगा 26,224 आएगा। ऑप्शन नंबर चौथे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निश्चित धनराशि 20% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में 7200 रुपये हो जाती है। मूल धनराशि आपसे पूछी गई है। अपन क्या देखो हो जाती है मतलब कि आपके पास में क्या दे रखा है, यहाँ पर से मिश्र दिन दे रखा है। मिश्र दिन का फॉर्मूला होता है A बराबर P और साथ में 1 प्लस आर बटा 100 की पावर आपके पास में T दे रखा है। जो भी चीज़ें दे रखी हैं सब इसमें लिखा गया है साथियों। तो देखो अपन क्या करेंगे, A की वैल्यू आपके पास में 7200 रुपये है साथियों। दूसरा बात करें P अपने को फाइंड करना है, 1 प्लस का R की वैल्यू साथियों कितनी है 20 है बटा 100 और यहाँ पर से स्क्वायर लगा देना है। यहाँ पर से 7200 आ गया साथियों, P आ गया और P के साथ में ये आ गया 120 बटा 100 की पावर स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, यहाँ से इसको काट दो और यहाँ से इसको काट दो और काटोगे तो यहाँ पर से कितना आ जाता है 6/5 आ जाता है। कितना आ गया 6/5 आ गया। तो 7200 बराबर P तो रहेगा साथ में 6/5 रह जाता है। 6/5 का अपने को स्क्वायर करना है तो 36/25 आ जाता है। ठीक है, ये P आ गया तो इसको अपन इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब हटाने के बाद में आप P की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। तो P की वैल्यू किस प्रकार से निकालोगे, P बराबर आपके पास में निकालोगे 7200 गुणा 25/36 आ जाता है। तो 36 से ये कट जाता है। ठीक है, तो आपके पास में कितना आएगा, P की जो वैल्यू आएगी साथियों 5000 वैल्यू आएगी। ऑप्शन नंबर चौथे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। सवाल दिया गया है एक निश्चित राशि पर 12.5% मतलब कि 12.5% की दर से 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपके पास में 45 रुपये दे रखा है। तो वह राशि आपसे पूछी गई है। देखो साथियों अपने पास में से एक फॉर्मूला होता है 2 वर्ष के, तो D बराबर आपके पास में होता है P इंटू R बटा 100 होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले में आपके पास में D का मतलब होता है डिफरेंस दोनों का, SI और CI बोले तो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो आपके पास में 45 दे रखा है। ठीक है, P की जो वैल्यू है ये आपको फाइंड करनी है। R की वैल्यू आपके पास में 12.5 दे रखी है, अपॉन का 100 आ जाता है। ठीक, इसमें से इसको काट देते हैं तो आपके पास में 45 बराबर आपके पास में कितना आएगा P इंटू 1/8 का स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, 1/8 का स्क्वायर आप करते हो तो मतलब कि 8 1/64 आपके पास में आ जाता है। और P बराबर आपके पास में आंसर आएगा कितना 45 गुणा 64 आएगा। तो इसमें से आंसर आएगा 2880 आएगा। ऑप्शन नंबर पहले वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल बात करते हैं। देखो कितने समय में 1000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1331 रुपये हो जाती है। अपन इसको किस प्रकार से लिखेंगे, कितनी हो गई 1331 हो रही है साथियों। ठीक है, और यहाँ पर से बात करें तो कितनी राशि है 1000 की राशि है साथियों। और रेट कितनी है, ये आ जाती है साथियों 10% है। कितनी है 10% है, तो बटा आ जाता है 100। और यहाँ पर से समय पूछा गया है, समय मैंने यहाँ पर अक्स मान लिया। ये जो वैल्यू है ये उतर जाएगी तो यहाँ पर से 1331/1000 आ गया साथियों। और ये आ जाता है कितना, ये इसका जब आप एलसीएम लेते हो तो 110/100 आ जाता है। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये अक्स आ जाता है। यहाँ पर से स्क्वायर किसका है साथियों, ये 11 की क्यूब है, ये नीचे वाला है 10 का, ये आ जाता है। तो यहाँ पर से ये आ गया और यहाँ पर से 11/10 आ गया अक्स। अक्स की भी जो वैल्यू आई वो 3 वर्ष आपके पास में आई। ऑप्शन नंबर दूसरे वाला सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि 16,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज 6 माही हो। तो साथियों आपके पास में जो रेट है वो आधी हो जाएगी, 6 माही है तो कितनी होगी 2.5% होगी। T है वो आपके पास में दुगुना हो गया, 2 वर्ष हो गया। ठीक,
अब आप फॉर्मूला जानते हो साथियों, यहाँ पर से क्या फॉर्मूला जानते हैं, ए बराबर आपके पास में होता है P इंटू 1+R/100 होता है। ठीक है, यहाँ पर से N लिख लेते हैं। तो यहाँ पर से P की वैल्यू कितनी है साथियों, P की वैल्यू आपके पास में 16,000 है। ठीक है, और 1+ का R की वैल्यू आपके पास में अभी आपने निकाली है 2.5/100 इंटू आ जाता है साथियों कितना, यहाँ पर से 2 वर्ष आपने निकाली है। जब आप इसको सोल्व करते हो तो A की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी साथियों, वो आ जाएगी 16,810 आ जाएगी। पहले कितना था साथियों, पहले था 16,000। ठीक है, ये किस में से घटा दो, ये इसमें से घटा दो 16,000, तो आपके पास में कितना बचेगा, 810 आंसर बच जाएगा। ये रहा ऑप्शन नंबर तीसरे वाला। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है कि 5,000 रुपये को 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर आपसे पूछा गया है। कुछ नहीं करना साथियों, आपके पास में आपको पता है कितना है, 5,000 रुपये दे रखा है। 5,000 है तो इसमें से 3 डंडे इस प्रकार से खींच तो 10% की बात हो रही है, तो 10% आप निकालोगे तो आपके पास में कितना जाता है, ये आ गया साथियों 500, ये 500 और ये 500 जाता है। ठीक है, ये आपके पास में साधारण ब्याज आ गया। जब आप इसको और नीचे करते हो तो आपके पास में ये 50 आ जाता है। ठीक है, और एक उधर आ जाता है 50 आ जाता है, और एक स्कोर कर दो आप 50 आ जाता है, 50 नहीं 25 आ जाता है साथियों, 25 नहीं है, ये 0 से 0 आ गया और ये साथ में 5 आ गया, क्योंकि इसको भी अपने 10 से भाग दिया है, ये 10 का, ये 10% का, ये 10% का, ये 10% का। अब जो ये वाला है ये तो क्या है साथियों, आपका चक्रवर्ती साधारण ब्याज है, और जबकि ये नीचे वाला है ये सारा का सारा आपका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो ये याद रखना, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, और देखो कितना होगा, ये तो अंतर आपको देखने को मिलेगा, और जो टोटल है ये आपको क्या मिलेगा, चक्रवर्ती ब्याज देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आपके पास में अंतर पूछा गया तो सीधी सी बात है साथियों, ये कितना जाता है, ये आ गया आपका 155। ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा और ये जोड़ना आपके पास में आंसर आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा साइड में मिटा देता हूँ साथियों। यहाँ पर से क्या लिखा गया है, सवाल नंबर 12 में, सवाल नंबर 12 में कहा गया है कि प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित राशि पर उधार दी गई राशि 2 वर्षों में 1460 रुपये और 3 वर्षों में 1606 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर आपसे पूछी गई है। बात करें अपने 2 वर्ष के बारे में साथियों, तो 2 वर्ष में कितनी हो रही है, तो देखो यहाँ पर से 1460 हो रही है। फॉर्मूला आप जानते हो 1460, ए बराबर आपके पास में क्या लगाना है, P इंटू 1+R/100 का इसका जाता है स्क्वायर अपने को लगाना, क्योंकि 2 वर्ष के लिए बात हो रही है। तो यहाँ पर से P की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, तो 1+ का R/100। ठीक है, और साथ ही बात करें तो यहाँ पर से कितना जाता है, ये स्क्वायर आ जाता है। ये क्या है, ये 2 वर्ष के लिए है। सेम अपन 3 वर्ष के लिए निकालेंगे तो 3 वर्ष के लिए कितना है, 1606 दे रखा है साथियों P, और साथ ही 1+R/100 दे रखा है। यहाँ पर से 3 आ गया, 3 वर्ष के लिए आ गया। अब क्या करोगे साथियों, इसको एकदम सरल तरीके से अपन करने की कोशिश करेंगे। दोनों चीज़ें आपके पास में दे रखी हैं, तो आप क्या करोगे, इसमें 3 वर्ष वाले में 2 वर्ष वाले का भाग दे दो। तो यहाँ पर से P प्लस का जाता है 1+ का R/100 का होल, यहाँ पर से क्यूब आ गया, और बटे कितना आएगा, P + 1+ R/100 आ गया, यहाँ पर से स्क्वायर आ गया, और ऊपर क्या लिखा गया है, 1606 है क्या, 1606 है, 1606 बटा जाता है 1460 आ जाता है। ये सारा का सारा कट जाएगा, और यहाँ पर से ऊपर क्या बचेगा साथियों, ऊपर बचेगा सिर्फ ये 1+P + 1+R/100 वाला बचेगा, और इधर अपन इसको भाग देंगे, आपके पास में क्या बचेगा, 1.1 बचेगा। 1.1 बच गया तो आपके पास में क्या निकालेगा साथियों, 1+R/100 बराबर का 1.1 बचा। अब R/100 बराबर 1.1 माइनस का क्या आ गया साथियों, 1 आ गया। तो R की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो, तो कितना आ गया, 0.1 गुणा 100 आ गया, तो आपके पास में 10% आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर तीसरे वाला सही रहा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट वाला सवाल क्या दे रखा है कि 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज आपसे पूछा गया है। कुछ नहीं करना साथियों, इसको अंदर से क्या करेंगे, आपके पास में P की वैल्यू कितनी है, 2500 रुपये है, और R की वैल्यू कितनी है साथियों, आपके पास में 5 वर्ष आ जाती है। 219 है, इसको साल में बदल लोगे तो आपके पास में कितना आएगा, 200
19/365 का आपको भाग देना, ये साल में चेंज हो जाएगा। 365 अब वो नीचे आ जाता है साथियों, 365 आ जाता है और अपॉन का 100 आ जाता है। तो यहाँ पर से क्या कट गया, ये कट जाता है साथियों, ये 5 से कट जाता है, तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो 75 रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर चौथे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि किसी राशि पर 9% वार्षिक दर से 4 वर्षों और 5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर है वो 630 रुपये है, तो मूलधन आपसे पूछा गया है। इसको अपन किस प्रकार से करेंगे साथियों, देखो अपन इसको करते हैं, यहाँ पर से आपके पास में जो भी चीज़ दे रखी है अपन उसी को फॉलो करेंगे। 4 वर्ष का अपन SI निकालते हैं, तो देखो किस प्रकार से आएगा, SI 4 अपन मान लेते हैं और P आपके पास में से फाइंड करना है। और साथ में क्या दे रखा है, यहाँ पर से दे रखा है कि देखो रेट दे रखी है, 9 दे रखी है, ठीक है, और समय आपके पास में कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, बटा 100 आ गया। तो यहाँ पर से 36P/100 आ जाता है। बाद में बात करें तो SI 5 के बारे में बात करते हैं, मतलब कि 5 वर्षों में तो P आ जाता है और साथ में ही 9 × 5/100 आ जाता है। तो इसको जब आप सोल्व करते हो तो कितना आ गया, 45P/100 आ जाता है। बाद में यहाँ पर क्या कहा गया है, इनका डिफरेंस दे रखा है, इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है, कितना है, उसके बराबर आपके पास में जाता है 630 दे रखा है। लेकिन 45P/100 माइनस का 36P/100 को जब आप घटाते हो तो आपके पास में क्या बचता है, 9P/100 बराबर आपके पास में 630 बचता है। 630 बचता है तो आप P की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। तो 630, ठीक है, गुणा 100 बटा आ जाता है साथियों 9 आ जाता है, ठीक है, और ये 7 से कट जाएगा तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो कितना आएगा साथियों, 7,000 रुपये की राशि आ जाएगी। ऑप्शन नंबर पहले वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 2 वर्ष के अंत में 500 रुपये तो और 3 वर्ष के अंत में 570 रुपये हो जाती है, ब्याज की दर आपसे पूछी गई है। देखो साथियों, सबसे पहले बात करें तो 3 वर्ष का है, वो 3 वर्ष में कितना मिल रहा है, यहाँ पर से देखो सबसे पहले 3 वर्ष में बात हो रही है 570 की, ठीक है साहब। दूसरा बात करें 2 वर्ष में है, वो कितना है, वो 500 आ जाता है। इन दोनों का है 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा साथियों, 70 रुपये आपको देखने को मिलेगा। अब अपने को 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है, तो 2 × 70 आपके पास में 140 हो गया, कितना होगा साथियों, 140 हो जाता है। बाद में ये कहा गया है कि आपके पास में 2 वर्ष का है, वो कितना बता रखा है, 500 रुपये हो जाता है अंत में, तो आप क्या निकालोगे, तो यहाँ पर से 500 माइनस का 140 निकालोगे तो आपके पास में 360 रुपये ये बच जाएगा, क्या, 2 वर्ष का मूलधन बचेगा ये, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जो भी फॉर्मूला जानते हो, SI बराबर आपके पास में क्या होता है, P/RT ये होता है बटे 100 होता है। जो भी चीज़ें आपके पास में फाइंड है वो सारी की सारी रख दो। यहाँ पर जब अपन बात करें साथियों तो देखो कितना आएगा, SI की जो वैल्यू है अभी आपने कितनी निकाली, 70 निकाली थी साथियों, क्योंकि 1 वर्ष का। साथ ही बात करें तो यहाँ पर से कितना आ गया साथियों, जो मूलधन है वो 3600 आ जाता है, 3600 नहीं 360 आ जाता है, ठीक है। और R की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, एक आपके पास में समय दे रखा है और 100 आ जाता है साथियों। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में से R की वैल्यू क्या आएगी, 7000/36, 360 आ जाता है, तो ये 0 से 0 कट जाती है, तो आपके पास में 19.44 आंसर बचेगा, ऑप्शन नंबर दूसरे वाला, ठीक है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दिया गया है, निम्न में से आहड़ सभ्यता स्थल से प्राप्त अवशेष नहीं है, तो वो कौन से नहीं है साथियों। देखो आभूषणों सहित समाधान भी था, धूप में सुखाई गई ईंटों का भी था, रंगाई छपाई से प्रयुक्त ठप्पे भी थे, लेकिन पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य वहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, किसमें, आहड़ सभ्यता में। नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान में सिरोही का विलय कितने चरणों में होता है, तो साथियों 2 चरणों में होता है। कितने में होता है, 2 में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब और किसकी अध्यक्षता में होती है, तो भरतपुर प्रजामंडल की जो स्थापना होती है वो 1938 में होती है, अध्यक्षता करते हैं गोपीलाल यादव, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। देखो सबसे पहले डाबड़ा हत्याकांड ये 13 मार्च 1947 को होता है, ठीक बात है। गोविंदपुरा हत्याकांड ये 13 जुलाई
23 को होता है, ये बात भी सही है। दूसरा आ जाता है जयसिंहपुरा हत्याकांड। जयसिंहपुरा हत्याकांड है साथियों, ये कब होता है तो ये याद रखना, ये 21 जून को होता है, 21 जून और 1934 को होता है और इसका संबंध झुंझुनू जिले से है। ठीक है, एकमात्र ऐसा हत्याकांड था जिसके अंदर से जो दोषी थे उनको सज़ा प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में प्रथम भील विद्रोह कब और कहाँ हुआ था। तो साथियों जो प्रथम भील विद्रोह होता है वो 1818 में उदयपुर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि मेजर वुड और न्यूबरी की हत्या का संबंध किस सैनिक छावनी से था। तो किससे था साथियों, नसीराबाद छावनी से था। नेक्स्ट बात करते हैं, नाना भाई खाट का संबंध किस गांव से था। तो किस गांव से था, रास्तापाल से इनका संबंध आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। तो राजशेखर के द्वारा कपूर मंजरी लिखा गया, हरविलास लिखा गया, विदसाल भंजिका लिखा गया, लेकिन हमीर रायण ये नहीं लिखा गया। ये किसके द्वारा लिखा गया साथियों, ये लिखा गया भंडो व्यास के द्वारा लिखा जाता है। सेकंड, फोर्थ वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था। तो कौन था साथियों, धूमराज था। नेक्स्ट बात करते हैं, हवा महल का निर्माण किसने करवाया। हवा महल का जो निर्माण होता है साथियों 1799 की बात आती है। 1799 के अंदर से सवाई प्रताप सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। कभी कभार आपको वास्तुकार भी पूछ सकता है। वास्तुकार कौन बताना है साथियों, नाम याद रखना, लालचंद, क्या नाम है, लालचंद उस्ता इसका वास्तुकार है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जहांगीर ने मारवाड़ के किस शासक को दलथम्बन की उपाधि दी थी। तो किसको दी थी साथियों, याद रखना, महाराजा गज सिंह को ये उपाधि दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, बूंदी के रंग महल का निर्माण किस शासक ने करवाया। तो किसके द्वारा करवाया जाता है, छत्रसाल के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, आहड़ संस्कृति को किस उपनाम से जाना जाता है। तो आहड़ संस्कृति है साथियों, इसको धौलकोट भी कहा जाता है, ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। साथ ही बात करें तो लाल काले मिट्टी के बर्तनों वाली संस्कृति का केंद्र भी कहा जाता है। तो तीनों की तीन जो नाम हैं ये आहड़ संस्कृति के उपनाम आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आहड़ संस्कृति है कहाँ पर, उदयपुर में आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि वृहत राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा किया गया साथियों, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। वृहत राजस्थान का जो गठन होता है साथियों ये कब होता है, ये भी थोड़ा सा याद रखना, ये 30 मार्च 1949 को होता है। ठीक है, राजधानी है, इसकी जो राजधानी बनाई जाती है जयपुर को बनाई जाती है। किसको बनाई जाती है, जयपुर को बनाई जाती है। और राज प्रमुख किसको बनाया जाता है, राज प्रमुख बनाया जाता है मान सिंह सेकंड को बनाया जाता है। और इसका प्रधानमंत्री है वो किसको बनाया जाता है साथियों, हीरालाल शास्त्री को बनाया जाता है। ये तीनों चारों चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की जाती है। तो हाड़ौती प्रजामंडल की जो स्थापना होती है साथियों 1934 में होती है और न्यूनाराम शर्मा के द्वारा होती है। याद रखना, इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित किसान आंदोलन व संबंधित नेताओं से सही सुमेलित नहीं है। पहला बात करते हैं तो बीकानेर किसान आंदोलन, कुंभाराम आर्य, ठीक बात आती है। बिजोलिया किसान आंदोलन है वो फतेह कर्णचारण, ये भी सही है। बर्ड किसान आंदोलन न्यूनाराम, ये भी सही है। लेकिन जो करौली किसान आंदोलन है यहाँ पर से ठाकुर देशराज का संबंध दे रखा है जो यहाँ पर से गलत है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय एचजी कौन थे। तो उस समय थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे साथियों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित व्यक्तित्व और उनके कार्य क्षेत्र से सही सुमेलित नहीं है वो पूछा गया है। प्रमोद कुमार सेठी हैं, चिकित्सा हैं इनका संबंध। और दूसरा आता है सुरजी भगत समाज सुधारक हैं, अल्लाह जेलाबाई मांड गायक हैं साथियों, और निहाल चंद हैं ये साहित्यकार न होकर क्या हैं साथियों, ये चित्रकार हैं, चित्रकार। और इन्हीं के द्वारा एक बनी ठनी, ठीक है,
बनी ठनी चित्र है वो इन्हीं के द्वारा बनाया जाता है, और जो बनी ठनी है साथियों ये एक कहाँ की फेमस मानी जाती है, किशनगढ़ की शैली फेमस मानी जाती है, इनका संबंध इससे है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि ग्वालियर प्रशस्ति में किस प्रतिहार शासक को नारायण की उपाधि से विभूषित किया गया था? तो किसको किया गया था साथियों? याद रखना, नागभट्ट प्रथम को किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, अथुर्णा में मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये किसके द्वारा करवाया जाता है साथियों? ये याद रखना, ये करवाया जाता है चामुंडा राय के द्वारा करवाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत शासक कौन था? तो कौन था साथियों? ये बारमल हुआ करता था, उनके द्वारा मुगल अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से किस नाम से रावचंद्र सेन को नहीं जाना जाता है? तो किसको नहीं जाना जाता साथियों? राठौड़ों का यूलिसियस के नाम से नहीं जाना जाता है। तो फिर ये राठौड़ों का यूलिसियस किसको कहा जाता है? तो याद रखना, दुर्गादास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दुर्गादास को कहा जाता है, दुर्गादास राठौड़ को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि किस सभ्यता स्थल में से खिलौना बैलगाड़ी के अवशेष प्राप्त हुए? तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं साथियों। ठीक है, कालीबंगा कहाँ पर है? ये हनुमानगढ़ में आपको देखने को मिल जाता है। जब अपन सभ्यताएं पढ़ते हैं तो सबसे पहले इसी का अध्ययन करते हैं और सबसे ज़्यादा सवाल इसी से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। मत्स्य संघ है, ये 18 मार्च 1948 को इसका निर्माण होता है। ठीक बात है। दूसरा, संयुक्त राजस्थान के बारे में बात करें तो संयुक्त राजस्थान साथियों कब होता है? 18 अप्रैल की बात आती है। कब की? 18 अप्रैल की। 18 अप्रैल कब? 1948 को होता है। जबकि 25 मार्च 1948 को क्या है साथियों? यहाँ पर राजस्थान संघ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? राजस्थान संघ का। तो का सेकंड वाला है ये असुमेलित है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस प्रजामंडल की स्थापना राजपूताना से बाहर जाकर की गई थी? तो किसकी की थी? बीकानेर की गई थी साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजन और भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई थी? तो कहाँ पर की गई थी साथियों? याद रखना, सागवाड़ा के अंदर से की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आवा पर आक्रमण किया? तो किसने किया साथियों? कर्नल होम्स के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, डोंगर जी जवाहर जी का संबंध किस जिले से है? तो साथियों ये सीकर जिले से इनका संबंध आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि करौली के मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया? नाम याद रखना, मदन मोहन का निर्माण करवाते हैं मदन लाल। नेक्स्ट बात करते हैं, मालदेव राठौड़ के संबंध में असत्य कथन कहा गया है। देखो कौन कौन सा जाता है? मालदेव को हस्मत वाला शासक कहा जाता है। ठीक बात आती है साथियों। दूसरा बात करें तो मालदेव और बीकानेर के राव जेत सिंह ने पहोबा या फिर साहिबा का युद्ध हुआ था, ये बात भी सही है। मालदेव की मृत्यु पर रूठी रानी उमादे सती हुई थी, ये बात भी सही है साथियों। और नेक्स्ट में लिखा गया है कि वर्ष 1541-42 में शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य गिरिसुमेल का युद्ध हुआ था। तो साथियों ये 1544 है शायद तक। हाँ, 1544 में होता है। अगर एग्जैक्ट डेट मानी तो 5 जनवरी 1544 को याद रखना है। ठीक है, 1544 को तो ये युद्ध होता है। तो यहाँ पर से ये असुमेलित असत्य कथन है। नेक्स्ट बात करते हैं, गोहिल वंश के संस्थापक बप्पा रावल या फिर काल भोज ने मानमोरी को पराजित कर अपनी राजधानी किसे बनाया जाता है? तो साथियों नागदा को बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि किस छावनी के सैनिकों दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ में बगावत की थी? तो ये एरियनपुरा के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान का मंगल पांडे किसको कहा जाता है? तो राजस्थान का जो मंगल पांडे है इसको अमरचंद भाटिया को कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, ओसिया में भगवान महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में होता है? तो ये वत्स प्रतिहार के शासन काल में होता है इसका निर्माण।
नेक्स्ट बात करते हैं आवल बावल की संधि किसके मध्य हुई थी। तो आवल बावल की जो संधि है साथियों 1453 में होती है। याद रखना ये राव जोधा और महाराणा कुंभा के मध्य होती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था। तो किस श्रेणी का था, द्वितीय श्रेणी का था। भी यहाँ पर से बी श्रेणी भी बोल सकता है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में होती है। तो साथियों कलकत्ता में होती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था। तो किससे था साथियों, अलवर किसान आंदोलन से इन दोनों का संबंध आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेवाड़ वागड़ के और पास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था। तो किसने किया था साथियों, मावजी के द्वारा किया जाता है। कुछ क्वेश्चन जो आपको सीधे ही रटने ही पड़ेंगे साथियों, थोड़ा बहुत याद करोगे एक दो बार तो आपको याद हो जाएंगे। पहले आप थ्योरी पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा साथियों। ठीक है। सीधा आप MCQs करोगे तो वो आपको बेनिफिट नहीं देंगे। मेरी तो आपको यही राय है कि पहले आप थ्योरी पढ़ो और बाद में आप ज़्यादा से ज़्यादा PYQ करो तो आपको 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं सीधे ही MCQs पढ़ना स्टार्ट कर देते तो साथियों उससे आपका बेस क्लियर नहीं होगा, उससे आपकी सारी बातें आपको पता नहीं चलेंगी उस टॉपिक की। जिस प्रकार से RPS से अपना लेवल बढ़ा रही है उसी प्रकार से 100% अधीनस्थ लेवल है वो भी अपना लेवल आपको बढ़ाकर दिखाने वाला है, याद रखना। ठीक है। तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, उससे आपको सीख लेनी है कि उससे आपको खुद को अपडेट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया कंटेंट आपको ऑथेंटिक कंटेंट पढ़ना है साथियों। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि निम्नांकित में से रियासत और पॉलिटिकल एजेंट का सही सुमेलित नहीं है। तो देखो सबसे पहले बात करें तो कौन सा क्या दे रखा है, यहाँ पर से मेवाड़ का जाते हैं मेजर सोवर्स आ जाते हैं, मारवाड़ के मेक मेसन आ जाते हैं साथियों। ठीक है। और सिरोही के बारे में बात करें तो ये मेजर बर्टन है, ये असुमेलित आ जाते हैं। ठीक। तो असुमेलित क्यों है साथियों, जो मेजर बर्टन है ये कोटा का था। ठीक है। और सिरोही के बारे में बात करें तो थोड़ा सा याद रखना कौन है, ये आते हैं JD हॉल, इम्पोर्टेंट है याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा कि निम्न में से सही सुमेलित नहीं है वो बताया गया है। पहला बात करते हैं रूपायन संस्था है, ये कोमल कोठारी और विजयदान देथा है, ठीक बात आती है। जीव शिक्षा कुटीर है, ये रतन देवी शास्त्री, यह बात भी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं विद्यार्थी भवन झुंझुनू दुर्गा प्रसाद चौधरी, इनका संबंध आपको नहीं देखने को मिलता है, ये याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया। तो किसने करवाया साथियों, नाथावती के द्वारा करवाया जाता है। नेक्स्ट सवाल आ जाता है सर्वप्रथम किस शासक ने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया था। तो किसने बनाया था साथियों, रावचोंडा के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे। तो ये जैसलमेर के निवासी थे, याद रखना। ठीक है। दूसरा बात करते हैं P सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, वो बात हो रही है। पहला बात करें, इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की, ठीक बात आती है। इस समिति ने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रखे जाने की सिफारिश की, ये बात भी सही है। इस समिति ने हाई कोर्ट जोधपुर रखे जाने की सिफारिश की, ये बात भी सही आ जाती है साथियों। और इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखे जाने की सिफारिश की, ये बात साथियों यहाँ पर से गलत आती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से शुरुआत की थी। तो कहाँ से की थी साथियों, मातृकुंडिया से की थी। इंपॉर्टेंट सवाल बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो कौन थे साथ, ये आते हैं कौन आएंगे, माणिक्यलाल वर्मा आते हैं साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान करनी है। करौली प्रजामंडल है, तो करौली जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना कब होती है, 1938 में होती है साथियों। त्रिलोकचंद माथुर इसके संस्थापक माने जाते हैं। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना के बारे में बात करें तो 1936 में इसकी स्थापना होती है और इसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो माधाराम वेद माने जाते हैं। तो ये आपका मतलब गलत युग्म आपको देखने को मिलेगा।
दूसरा आ जाता है साथियों मेवाड़ प्रजामंडल। तो मेवाड़ प्रजामंडल में माणिक्यलाल वर्मा भी हैं और बलवंत सिंह मेहता, दोनों आपको देखने को मिलते हैं। इसकी जो स्थापना होती है मेवाड़ वाले की, इसकी 1938 में होती है। और नेक्स्ट आ जाता है झालावाड़ प्रजामंडल, मांगीलाल भव्य आते हैं साथियों, इसकी जो स्थापना होती है 1946 में होती है। ये 3-4 हैं, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? गोविंद गिरी के द्वारा चलाया गया था साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है, वो बात हो रही है। पहला बात करें प्रताप सभा, इसकी स्थापना 1915, ठीक है। राजस्थान सेवा संघ 1919 से जाता है। मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा की जो स्थापना होती है साथियों 1918 में होती है और इसके संस्थापक माने जाते हैं चांदमल सुराणा। कौन माने जाते हैं? चांदमल सुराणा माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 3rd वाला गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, वो बात हो रही है, ठीक है। सबसे पहले बात करें आचार्य तुलसी, ये अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं, ठीक बात है। गौरीबाई है, ये वागड़ की मीरा इसको कहा जाता है। जाबरमल शर्मा, ये साथियों क्या जाते हैं, ये इतिहासकार हैं न कि गज़ल गायक हैं, यही आपका असुमेलित है। नेक्स्ट बात करते हैं किस महाराणा ने महेंद्र राज सभा की स्थापना की? तो सज्जन सिंह के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं विले पत्थर पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ साथियों? तो किसने कहा था? बांसवाड़ा के महारावल थे, नाम था उनका चंद्रवीर सिंह ने ये कहा था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल आ जाता है, नेक्स्ट सवाल बात करते हैं कि उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो किसके द्वारा की जाती है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के करते की दुगुनी विभस्त दोहरी डायरशाही कांड बताया था? तो किसको बताया था साथियों? निमोचना हत्याकांड को बताया था, जो मई 1925 में होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब होता है? 1903 में होता है। और कहाँ पर होता है साथियों? मानगढ़ पहाड़ी पर होता है। कहाँ पर होता है? मानगढ़ पहाड़ी पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 1857 की क्रांति के दौरान नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी, तो वो कौन सी आती है? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, वो थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान के किस वीर को बाणसूर के शहीद के नाम से जाना जाता? तो किसको जाना जाता है साथियों? याद रखना, मेजर शैतान सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं वह प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया था? तो नागबड़ प्रथम के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आबू देलवाड़ा व सुनील टप्पा को किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान में मिलाया गया था? तो किस में मिलाया गया था? फजल अली आयोग की सिफारिश के ऊपर इनको मिलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट आता है कि देश का 58वां टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क स्थित है। तो साथियों ये मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, और मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर? शिवपुरी में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में 12वीं क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया साथियों? जयपुर में किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं मार्च 2025 में जयपुर में आयोजित आईफा अवार्ड सिल्वर जुबली समारोह के दौरान दिए गए पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित से असंगत युग्म आपको बताना है। बात करें अपन सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, ये लापता लेडीज़ को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है कार्तिक आर्यन को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन है, ये किरण राव को दिया गया है। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है साथियों, ये कृति सेनन को नहीं दिया गया। तो फिर ये किसको मिला है? ये मिला है साथियों नितांशी गोयल को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल आता है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 2-3 कथन दे रखे हैं। पहला बात करें, इसमें से दे रखा है कि 17 मार्च 2025 को रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र को 700 मेगावाट क्षमता वाली RAPP 7 इकाइयों से उत्पादन प्रारंभ किया गया, ठीक बात आती है। दूसरा बात करें RAPP 7 स्वदेशी रूप से विकसित दाबित भारित जल रिएक्टर हैं, ये बात भी सही आती है। दूसरा बात करें RAPP
7 व 8 इकाइयों से उत्पादन प्रारंभ होने जाने पर रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की कुल क्षमता है वो याद रखना 2580 मेगावाट हो जाएगी। ये बात भी सही आती है, तीनों कथन आपके सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल दे रखे खेलो इंडिया पैरा गेम्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन है कि इन खेलों के दूसरे संस्करण का आयोजन 25 मार्च 2025 में नई दिल्ली में किया गया। ठीक बात है। इन खेलों में सर्वाधिक पदक हरियाणा ने जीते, ये बात भी सही है। नेक्स्ट बात करें, इन खेलों में राजस्थान 64 पदक जीतकर चौथे स्थान पर रहा, ये बात भी सही आती है। तीनों कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, मार्च 2025 में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित फ्रेगेंट जिसका हाल ही में जलावतरण किया गया वह है, तो वो कौन सा है साथियों? तपस्या आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, देश का सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2024 हेतु किसे प्रदान किया गया? तो विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा 25 से 31 मार्च तक आयोजित कार्यक्रमों के तहत मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? कोटा से किया गया, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में पन्नाधाय सुरक्षा सम्मान योजना का विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया? तो मनभर देवी को दिया गया साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, आदर्श वेद विद्यालय की स्थापना कहाँ की जानी प्रस्तावित है? इम्पोर्टेंट है साथियों, कोई ना कोई एग्जाम में छप सकता है, तो याद रखना ये आ जाता है गोमरख धाम बाड़मेर में किया जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट बात करते हैं, हिंदी के सवाल आ जाते हैं साथियों। सवाल दे रखा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा मिलेगा? दक्षिण मिलेगा साथियों, क्योंकि कोई भी दिशा होती है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का में मानी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, मिठास शब्द है, तो मिठास कैसा है साथियों? उसके भाव को बता रहा है, तो भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट बात करते हैं, जातीयवाचक संज्ञा नहीं है, तो जातीयवाचक संज्ञा कौन सी नहीं साथियों? शेषव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा आपसे पूछी गई है साथियों, कौन सा आएगा? ये ममता आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, और कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कोई आया है कौन सा सर्वनाम है? तो कैसा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक है। पता थोड़ी कि कौन आया है, तो अनिश्चय है ना, तो याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, सवाल दे रखा है कि आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? तो किसका भेद होता है साथियों? निजवाचक का भेद होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में यह शब्द का प्रयोग अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम के रूप में हुआ है? तो वह पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, विशेषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के आपको विशेषण देखने को मिल जाते हैं। बात करें 4 कौन कौन से होते हैं, तो गुणवाचक विशेषण हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया, परिमाणवाचक विशेषण हो गया, और साथ ही बात करें तो संकेतवाचक विशेषण या फिर सर्वनामिक विशेषण भी इसको बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से 4 आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बता रखा है कि कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो कौन सा आएगा साथियों? सुखी है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस क्रम में परिमाणवाचक विशेषण है? तो परिमाण मतलब कि उसकी क्वांटिटी को बता रहा है, तो मोहन ने 2 किलो दूध पिया, मतलब कितना किलो पिया, तो उसकी क्वांटिटी उसकी मात्रा को बता रहा है, तो परिमाण ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा कि सार्वनामिक विशेषण का सही क्रमांक है, तो कौन सा आएगा? देखो, उस घर में मेरी सहेली रहती है, ये सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल दे रखा है निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया है, तो सकर्मक क्रिया कौन सी आएगी साथियों? काटना आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में अकर्मक क्रिया है, तो अकर्मक कौन सी आएगी साथियों? दौड़ना आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो कौन सा था साथियों? उसने अमरूद खरीदे, सकर्मक है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो वो पूछा गया था साथियों, देखो चिड़िया आकाश में उड़ रही है, ये इसका सही आंसर रहेगा।
नेक्स्ट बात करते हैं, जो कम बोलता हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द आपसे पूछा गया तो उसको क्या कहा जाता है साथियों, वो कहा गया है मितभाषी कहा गया है। ये मितव्ययी है साथियों, तो ये याद रखना कम खर्च करने वाला होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। तो देखो, बिना पल के गिराए देखना, यह कौन सा आएगा, निर्विशेष आता है। दूसरा बात करें तो पर्वत के नीचे की भूमि आदि ये कहा जाती है, तो ये बात यहाँ पर गलत आती है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है नेक्स्ट कि शीघ्र प्रसन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो कौन सा आएगा साथियों, आशुतोष आएगा। अब बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं कि इनको समझाओ, मेरे साथी इनको समझाने का कुछ नहीं होता, वन वर्ड होते हैं, उनको रटना ही पड़ता है। ठीक है, और मैं हिंदी की 2-4 क्लास आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें 4th ग्रेड में आपका सारा का सारा कल्याण हो जाएगा साथियों। एकदम शॉर्ट नोट्स के रूप में अपन पढ़ेंगे उनको। ठीक है, जैसे मेरे को समय मिलेगा मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मार डालने की प्रबल इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा साथियों, यह आ जाता है जिज्ञासा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, किस अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान किसी विशेष विषय की ओर आकृष्ट करने के लिए कौन सा पत्र लिखा जाएगा। तो कौन सा लिखा जाएगा साथियों, याद रखना अर्धशासकीय पत्र लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि अर्ध सरकारी पत्र के बारे में असत्य कथन आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले बात करें तो इसमें से प्राप्त करने वाले को पदनाम से संबोधित किया जाता है, ये बात एकदम सही नहीं है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, क्योंकि अर्ध सरकारी है वो सरकारी वाले को तो अलग आता है, लेकिन ये अर्ध सरकारी है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट लिखा गया कि अर्ध सरकारी पत्र में संबोधन का उचित तरीका प्रिय श्रेया लिखा जाता है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सामान्यतः कार्यालयों के द्वारा मूल्य सूची के प्रस्ताव मांगने एवं अन्य पक्षों के द्वारा मूल्य सूची प्रस्तुत करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है साथियों, निविदा कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट में दिया गया है कि निविदा सूचना के प्रारूप में उल्लेखित नहीं है, तो कौन सा नहीं है साथियों, संबोधन और अधोलेख नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा आएगा साथियों, प्रलोभन देना सही रहेगा। मुट्ठी गर्म करना मतलब कि रिश्वत लेना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का भावार्थ क्या होगा, केवल कागजी कार्रवाई करना। नेक्स्ट बात करते हैं, मोर का पर्यायवाची नहीं है। तो मोर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है साथियों, ये भेक नहीं है, और भेक किसका होता है साथियों, मेंढक का होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, किस विकल्प में सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची हैं। तो कौन से साथियों, ये आते हैं गुड़ाकेश, धनंजय और पार्थ आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा नहीं है साथियों, ये आ जाती है कमला। कमला सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो कमला किसका है साथियों, ये इंदिरा का है। इंदिरा के बाद में बात करें तो लक्ष्मी का है। ठीक है, और श्री का ये पर्यायवाची आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है कि निम्नलिखित में से बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो बादल का कौन सा नहीं है साथियों, घनानंद आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति नहीं है। तो कौन सी लोकोक्ति नहीं है साथियों, गांठ में कुछ न होना, ये बात कभी आपको नहीं देखने को मिलेगी, ऐसी लोकोक्ति। नेक्स्ट बात करते हैं, भागते भूत की लंगोटी भली लोकोक्ति का सही अर्थ आपसे पूछा गया है, जो मिल गया वही काफ़ी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, और आज का लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति के सामने उसका सही भावार्थ नहीं है। पहला बात करते हैं, नेकी और पूछ पूछ तो भलाई करने में भला क्या पूछना, ये बताया गया है। दूसरा बात करें, चुपड़ी और दो लाभ में लाभ होना कहा गया है, ठीक बात आती है। तीसरा बात करते हैं, तीसरा लिखा गया है, तीर नहीं तो, नेक्स्ट दे रखा है कि तीर नहीं तो तुक्का ही सही, सबसे अलग विचार बनाए रखना, ये बात यहाँ पर गलत आती है साथियों। और इसी के साथ में आपका 4th ग्रेड का माइनर 3 है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे मेरे को थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहे। आपको जितने भी टेस्ट सीरीज होंगी सारा का सारा अपन एनालिसिस करेंगे साथियों। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।